हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बोर्ड का जो सोशल साइंस का बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, भारत में उपनिवेश काल। इस चैप्टर को हम इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में विलियम डिग्बी का एक सेंटेंस दिया है। देखो, उनका स्टेटमेंट है जो 1901 को लिखा गया था। वो क्या है देखिए, नियरली 2 centuries अगो, लगभग 2 शताब्दी पहले, the early Britons in Bengal and sister presidencies regarded the land and the people as fair game for the plunder। 2 शताब्दी पहले बंगाल और अन्य प्रेसिडेंसी जो है उन क्षेत्रों में जो शुरुआती ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भूमि और लोगों को लूट के लिए एक आसान निशाना माना। मीन्स उनका गेम था कि जो प्लंडर वो कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, उसके लिए वो बहुत ही ईजीली वो वहाँ पर कर रहे थे शुरुआत के ब्रिटिश लोग। अंडरस्टैंड। अंडर द लेटर ब्रिटन, बाद में जो ब्रिटिश प्रशासक आए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, द प्लंडर इज प्रोसीडिंग फार मोर आउटरेजियसली टुडे दैन एनी प्रीसीडिंग पीरियड। अभी जो बाद में जो ब्रिटिश प्रशासक आए उन्होंने तो उन प्रशासकों के अधीन भी लूट जो है पहले से कहीं अधिक बुरी तरह से जारी रही। मीन्स प्लंडर तो वो कर रहे थे, लूटपाट तो वो कर रहे थे, वो तो और ज़्यादा हो गई एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में। नए जो आए ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से क्या हो रहा था, तो लूटपाट हो रही थी। मॉडर्न इंग्लैंड हैज़ बीन मेड ग्रेट बाय इंडियन वेल्थ। जो आधुनिक इंग्लैंड है वो भारतीय संपत्ति से महान बना है। वेल्थ ऑलवेज टेकन बाय द माइट एंड स्किल ऑफ अ स्ट्रॉन्गर। संपत्ति जो हमेशा ज़्यादातर ताकतवर और चालाक होने के बल पर ली गई। मीन्स ताकतवर थे ब्रिटिश और चालाक भी थे, इसकी वजह से ये सब संपत्ति वो क्या कर पाए, तो लूट पाए। ऐसा विलियम डिग्बी यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बिग क्वेश्चंस, बहुत बड़े क्वेश्चन जो उसके आंसर हमें इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म। ये जो कॉलोनियलिज्म है वो क्या है। अभी कॉलोनियलिज्म मीन्स औपनिवेशिकता, इसे ये क्या है, इसका आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेगा। व्हाट ड्रीव यूरोपियन पावर्स टू इंडिया। अब ये जो यूरोपियन पावर्स है, यूरोपियन शक्तियाँ भारत की ओर क्यों आकर्षित हुई, इसका आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेगा। उसके साथ है देखो नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब ये जो औपनिवेशिक काल चल रहा था, मीन्स ब्रिटिश या फिर कॉलोनियल पीरियड था, उससे पहले और उसके दौरान जो भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसका आंसर हमें मिलेगा। और 4th क्वेश्चन जो है वो कौन सा, उसका आंसर हमें मिलने वाला इस चैप्टर से, वो है हाउ डिड द ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ इंडिया इम्पैक्ट द कंट्री। अभी ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन था, मीन्स ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, इसने भारत को किस तरह से प्रभावित किया, इसका भी आंसर इस चैप्टर से हमें मिलने वाला है। तो आगे और एक इमेज दिख रही है देखो आपको शुरुआत में ही, और वो इमेज है फिगर 4.1, अ पेंटिंग इंटाइटल्ड। ऐसी एक पेंटिंग जिसका टाइटल है द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया। ओके, और ये पेंटिंग बनाई थी ग्रीक पेंटर जिसका नाम है देखो, जिसका नाम है स्पिरिडियन रोमा। इसने ये पेंटिंग बनाई थी 1778 को। इस पेंटिंग के बारे में हम क्या करेंगे आगे चैप्टर में और अच्छे से समझने वाले हैं। अभी ये जो द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया, इसका मतलब है कि जो पूर्व है, मिस एशिया, हम पूर्व में आते हैं उसके ब्रिटेन के, तो वो क्या कर रहे हैं, तो ब्रिटानिया को क्या कर रहे हैं, तो अपना धन अर्पित कर रहे हैं। ऐसा हम आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में एक टाइमलाइन दी है। तो टाइमलाइन की शुरुआत होती है 1440 से। तो सबसे पहले 1498 को क्या हुआ, वास्को द गामाज अराइवल एट कैलिकट कोझिकोड। ओके, तो वास्को द गामा जो है 1498 को वो कहाँ पे आ गया, तो कैलिकट, जिसे अभी कोझिकोड कहा जाता है, वहाँ पर वो पहुँचा। उसके बाद कुछ सालों में 1560 को इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इक्विसिजन एट गोवा। गोवा में इक्विसिजन की स्थापना हुई। अब ये इक्विसिजन क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर लोगों पर धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है और कठोर ऐसे दंड दिए जाते हैं। ओके, या फिर इसका और एक मतलब इसका और एक मतलब होता है कि जो एक ऐसी सख्त ऐसी धार्मिक अदालत या फिर संस्था जिससे चर्च ने बनाया था, और इसका काम क्या था, तो लोगों को सजा देना या फिर उनकी जांच करना, जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं या फिर जिन्हें धर्म के खिलाफ माना जाता है उनकी जांच करना, उनको सजा देने का काम
इक्विसीजन में किया जाता है, मगर गोवा के सेंस में अगर देखेंगे तो वहाँ पे ये इक्विसीजन शुरू किया गया था लोगों पर धर्म बदलने पर दबाव डालने के लिए, और अगर नहीं बदलते तो उनको कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद देखो 1612 से लेकर 1690 तक द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशेस ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया, तो 1612 से लेकर 1690 तक सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में क्या किए, तो उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट मींस व्यापारिक केंद्रों की वहां पे स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे वाला जो पॉइंट है उसमें देख सकते हैं आपकी क्या हुआ है। 1674 को क्या हुआ, तो द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेट्स अप अ ट्रेडिंग पोस्ट एट पौंडीचेरी। अभी पहले तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी कौन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने क्या किया, तो 1674 को पौंडीचेरी में क्या किया, तो ट्रेडिंग पोस्ट मींस व्यापारिक केंद्र की उन्होंने स्थापना की। ये सब यूरोपियन आ रहे हैं अभी, सबसे पहले तो इंग्लिश आए, सबसे पहले पोर्तुगीज आए, बाद में इंग्लिश, और बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है फ्रेंच। उसके बाद 1741 को डिफीट ऑफ द डच एट द बैटल ऑफ कोलाचहल। 1748 को क्या हो गया, तो कोलाचहल के युद्ध में डचों की क्या हो गई, तो हार हो गई। उसके बाद देखो 1746 से लेकर 1763 तक द कार्नेटिक वॉर्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। ब्रिटिश और जो फ्रेंच है उनके बीच में कर्नाटक युद्ध चला 1746 से लेकर 1763 तक। उसके बाद यह देखो 1757 ब्रिटिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में क्या हो गया, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ उसमें ब्रिटिश की जीत हो गई। 1770 से लेकर 1772 तक फर्स्ट ग्रेट फेमाइन इन बंगाल, बंगाल का पहला बड़ा अकाल इस दौरान पड़ा। उसके बाद 1818 को थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड्स मराठा पावर। ओके, 1818 को तीसरा आंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश मराठा युद्ध हुआ, और इसके बाद में मराठा शक्ति का अंत हो गया। आफ्टरवर्ड्स 1829 से लेकर 1833 तक द खासी अपराइजिंग इन प्रेजेंट डे मेघालय, जो खासी जनजाति है उनका विद्रोह हुआ, वो चला 1829 से लेकर 1833 तक। यह भी प्रेजेंट डे मेघालय में ये जनजाति रहती है। 1835 को मैकॉलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। 1835 को मैकॉले का भारतीय शिक्षा पर मिनट, उसकी क्या सोच थी वो बताई गई है यहाँ पे, ये हम पढ़ेंगे। 1848 से लेकर 1849 तक क्या हुआ, तो इस एक साल में फॉल ऑफ सिख एम्पायर, द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्सेस पंजाब। सिख साम्राज्य का पतन हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया, उसे जोड़ दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। और 1857 को सबसे इंपॉर्टेंट द ग्रेट इंडियन रिबेलियन, महान भारतीय विद्रोह यहां पर हुआ, विद्रोह किया गया सब भारत के द्वारा अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशों के खिलाफ। 1858 को द ब्रिटिश क्राउन एंड्स द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश राज। ब्रिटिश क्राउन जो है उन्होंने क्या किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उन्होंने समाप्त किया एंड स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश राज, और इस तरह से ब्रिटिश राज की यहाँ पे शुरुआत हुई। ये टाइमलाइन, इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं। आई होप यू आर क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं यहाँ से। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में we saw the Marathas considerably weaken the Mughal Empire before they themselves succumbed to the British forces early in the 19th century। इसका मतलब ये होता है कि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मराठाओं ने मुगल साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया था। ओके, इससे पहले कि वे खुद 19th सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश सेनाओं से हार मान गए, तब तक उन्होंने मुगल एम्पायर को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था, और वो खुद भी हार गए थे 19th सेंचुरी की शुरुआत में, मगर पहले उन्होंने मुगल्स को बहुत ज्यादा वीक कर दिया था, काफी कमजोर कर दिया था। एंड येट फिर भी मिलिट्री कैंपेन्स वर ओनली वन फैक्टर इन इंडिया बिकमिंग द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इंडीड द एम्पायर्स लार्जेस्ट कॉलोनी। अभी ये जो सैन्य अभियान थे वो एकमात्र कारण थे कि जिसकी वजह से जो भारत है वो ब्रिटिश साम्राज्य का एक क्राउन का एक रत्न बन गया, ज्वेल बन गया। और इसका मुख्य कारण क्या रहा, तो मिलिट्री कैंपेन जो ब्रिटिश ने यहाँ पे किए, ये एक में वो ऐसा कारण था कि जिसकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना इंडिया में हो सकी, और इंडिया ब्रिटिश का क्या बन सका, तो ब्रिटिश साम्राज्य का एक क्राउन का क्या बन सकते हैं, उसे हम
ज्वेल रत्न बन गया। इंडीड, वास्तव में द एम्पायर्स लार्जेस्ट कॉलोनी, ये साम्राज्य जो है वो, भारत जो है वो इस साम्राज्य का सबसे बड़ा कॉलोनी बन गया, उपनिवेश बन गया। समझ में आ गया सबको? आई होप यू आर क्लियर। इसके बाद क्या दिया देखो, द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का युग। इसमें क्या दिया देखो, बिफोर वी गेट देयर, इसके बारे में जानने से पहले वी मस्ट स्टेप बैक अ लिटल इन टाइम, हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा। एंड कंसिडर द फेनोमेनन ऑफ कॉलोनियलिज्म, हमें थोड़ा पीछे जाकर ये जो कॉलोनियलिज्म है इसकी घटना पर विचार करना होगा। इट्स यूजुअल डेफिनेशन इज द प्रैक्टिस वेयर वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर रीजन। इसका सामान्य अर्थ यह है कि एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी प्रथा कि वेयर वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर रीजन, एक जो देश है वो किसी अन्य क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है। ओके, इस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट्स देयर, और वहां पे क्या करता है तो खुद के लोगों को बसाता है। एंड इम्पोजिंग इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम, और वहां पर अपने राजनीतिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, और कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक प्रणाली लागू करता है। इसे हम बोल सकते हैं कॉलोनियलिज्म। ये सिंपल डेफिनेशन है उसकी। दिस इज नॉट अ रिसेंट अकरेंस, ये जो कॉलोनाइजेशन है ये कोई इसका मतलब हाल ही की घटना नहीं है, ये बहुत सालों पहले से चलता है। जैसे कि कॉलोनियलिज्म आप देख सकते हैं उस टाइम पे भी था जब ग्रेट एम्पायर्स इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी, मीन्स जो ईसा के दौर के पहले जो 1000 साल है, ईसा के जन्म के पहले जो 1000 साल है तब भी कॉलोनाइजेशन था, और उनके जन्म के बाद में जो 1000 साल है उसमें भी कॉलोनाइजेशन हुआ था। The spread of Christianity and Islam also involved the colonization of the territories converted to the new faith. ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी से बोलते हैं, और इस्लाम, इनके फैलाव में भी क्या देख सकते हैं आप तो कॉलोनाइजेशन देख सकते हैं। उसमें भी कॉलोनाइजेशन शामिल था, जिन्हें क्या किया गया तो नए धर्म में परिवर्तित किया गया। मीन्स जो नए नए क्षेत्र है वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया तो कॉलोनाइजेशन किया, और वहां के लोगों को नए धर्म में परिवर्तित किया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन बहुत पुराना है। 1001 फर्स्ट मिलेनियम बीसी मीन्स 1000 साल पहले, यीशु ख्रिस्त के पहले भी था और बाद में भी 1000 साल में ये रहा। ओके, बट द एज ऑफ colonialism usually refers to Europe's expansion from the 15th century onward. लेकिन ये जो एज ऑफ कॉलोनियलिज्म है इसे क्या किया जाता है तो आमतौर पर क्या किया जाता है, यूरोप का जो विस्तार है 15th सेंचुरी से है उसे वो दर्शाने का काम यहाँ पे होता है एज ऑफ कॉलोनियलिज्म में। ठीक है, विच विद इन अ फ्यू सेंचुरीज एक्सटेंडेड टू लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कुछ ही शताब्दियों में, कुछ ही सेंचुरीज में ये जो कॉलोनाइजेशन है ये दुनिया भर के बड़े हिस्सों तक फैल गया था। किसका? यूरोप का। यूरोप का एक्सपांशन दुनिया भर में फैल गया, विस्तार हुआ यूरोप का। एज यू विल डिस्कवर इन द हायर ग्रेड्स, आप आगे जो कक्षा है उसमें आप सीखेंगे कि यूरोपियन पावर्स, स्पेसिफिकली जो यूरोपियन शक्तियाँ उसमें स्पेशल विशेष रूप से स्पेन, पोर्तुगाल, ब्रिटेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड्स, ये जो कुछ विशेष ऐसी यूरोपियन शक्तियाँ हैं इन्होंने क्या किया तो इस्टेब्लिश कॉलोनीज अक्रॉस अफ्रीका, एशिया एंड द अमेरिकाज, ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी पैसिफिक आइलैंड्स आफ्टर कॉन्करिंग लार्ज पार्ट ऑफ दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इन सब यूरोपियन शक्तियों ने क्या किया तो अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड्स मीन्स जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर जो आइलैंड्स है, द्वीप है, उनको क्या किया तो वहाँ पर उन्होंने उन एरियाज को जीता और वहाँ पे क्या की तो कॉलोनीज बनाई। ठीक है, उन क्षेत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त की और वहाँ पे कॉलोनीज बनाई। ठीक है, ऑफन अक्सर the conquest were achieved through military campaigns that involved the massacre or enslavement of native population. अभी ये जो विजय होते थे ये कैसे होते थे तो मिलिट्री कैंपेन के जरिए, मीन्स सैन्य अभियानों का यूज करके ये विजय प्राप्त किए जा रहे थे, और जिसमें इस विजय में क्या होता था तो मासाकर मीन्स जो मूल निवासी है, नेटिव पॉपुलेशन है, उनका संहार किया जाता था, बहुत ज़्यादा मारा जाता था, या फिर इंस्लेवमेंट या फिर उन्हें दास बनाया जाता था, स्लेव बनाया जाता था। इस तरह से ये सब चीज़ें हो रही थी और ये सब कौन कर रहे थे? यूरोपियन पावर्स कर रहे थे। ठीक है, आगे क्या दिया देखो, व्हाट इम्पेल्ड दोज नेशंस टू अंडरटेक सच कैंपेन्स। अभी ये जो उन देशों द्वारा ये जो अभियान किए जा रहे थे उसके लिए उनको क्या प्रेरणा मिल रही थी, ये ऐसा क्यों कर रहे थे, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या मोटिवेशन था ये सब कैंपेन करने के पीछे, ऐसे अभियान करने के पीछे। तो बताया देखो यहाँ पे
पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस बिटवीन यूरोपियन पावर्स क्रिएट अ रेस फॉर टेरिटोरियल एक्सपांशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इसके पीछे की रीजन है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, एक राजनैतिक जो प्रतिस्पर्धा है इन यूरोपियन शक्तियों के बीच में, और ये क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्या था, टू क्रिएट अ रेस फॉर टेरिटोरियल एक्सपांशन। और ये जो स्पर्धा थी वो किसके लिए थी, तो क्षेत्रीय विस्तार, टेरिटोरियल एक्सपांशन और ग्लोबल इन्फ्लुएंस और वैश्विक प्रभाव, ये इनका मेन रीजन था कि जिसकी वजह से उनके बीच में कंपटीशन चल रही थी यूरोपियन पावर्स के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को बढ़ाना खुद के देश की और एक अपना वैश्विक प्रभाव बनाना। टेरिटोरियल एक्सपांशन हैड ऑब्वियस इकोनॉमिक एडवांटेज। अभी टेरिटोरियल एक्सपांशन होगा, क्षेत्रीय विस्तार का एक फायदा यह था कि आर्थिक लाभ होते थे, जैसे कि एक्सेस टू न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी आपके इसमें अंडर में लाई तो एक्सेस टू न्यू नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता था, तो नए जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ तक आप पहुँच सकते थे, ये उसका बेनिफिट होता था। ये भी एक रीज़न कि वो क्या करते थे, ये मिलिट्री कैंपेन कर रहे थे ये यूरोपियन पावर्स। न्यू मार्केट, अंडरस्टैंड, नए बाजार मिलते थे, एंड न्यू ट्रेड रूट्स, और नए व्यापारी मार्ग उन्हें मिलते थे। एंड ऑफन, और प्लंडर एज वी विल सी, और अक्सर लूट भी, जैसे कि हम आगे देखने वाले इसके बारे में कि किस तरह से वो लूटते थे, ये भी आप देखने वाले हैं हम आगे। कन्वर्टिंग इंडिजिनियस पॉपुलेशंस टू क्रिश्चियनिटी वाज अनदर पावरफुल मोटिवेशन। और एक महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, ओके, जिसकी वजह से उन्हें प्रेरणा मिल रही थी, वो क्या थी, तो जो मूल निवासी है, इंडिजिनियस लोग है, ओके, मूल निवासी जो जनसंख्या है, उनको ईसाई धर्म में मीन्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना, ये और एक उनके लिए प्रेरणा थी। इसकी वजह से भी वो मिलिट्री कैंपेन कर रहे थे। लेसर वन, एक कम महत्वपूर्ण बट सिग्निफिकेंट नॉनलेस वाज साइंटिफिक इंक्वायरी। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण ऐसी प्रेरणा जो कि थी वैज्ञानिक खोज, साइंटिफिक इंक्वायरी। द डिजायर टू एक्सप्लोर अननोन लैंड सो एज टू एक्यूमुलेट नॉलेज। क्या करना, तो अज्ञात ऐसी जो भूमि है उसको एक्सप्लोर करना, उसकी खोज करना, ओके, उसको जांचना, किस लिए, टू एक्यूमुलेट नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल हिस्ट्री। इसका फायदा यह है कि पृथ्वी का जो भूगोल है और प्राकृतिक इतिहास है, इसका ज्ञान एकत्रित किया जा सके। ये भी एक और कम महत्वपूर्ण मगर एक इंपॉर्टेंट प्रेरणा थी, दैट इज अ वैज्ञानिक खोज। आगे हम देखेंगे, देखो क्या दिया है, while colonizers often claim they had the civilizing mission, ओके, जबकि ये जो कॉलोनाइजर्स है, उपनिवेशक है, वो अक्सर दावा करते थे, क्लेम करते थे कि दे हैड द सिविलाइजिंग मिशन। उनका उद्देश्य क्या है, तो सभ्य बनाने का उनका मिशन है। ऑफ ब्रिंगिंग प्रोग्रेस टू द कॉलोनाइज्ड पीपल, यानी क्या करना, तो जो कॉलोनाइज्ड पीपल है मीन्स उपनिवेशित लोग हैं उन तक प्रगति पहुंचाना, ये उनका मिशन है। और ये जो कॉलोनाइज्ड पीपल है उन्हें क्या बोलते थे, वो हु वर ऑफन डेमोनाइज्ड एज अ सैवेज, प्रिमिटिव एंड बारबरिक। और ये जो उपनिवेशित लोग हैं, कॉलोनाइज्ड लोग हैं, उनको वो क्या बताते थे, उन्हें वो कहते थे कि वो सैवेज है मीन्स जंगली है, प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन है, और बारबरिक मीन्स बर्बर उन्हें वो कहते थे। द रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट, मगर आप देख सकते कि जो वास्तविकता है थी वो बहुत अलग थी। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का नुकसान, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओके, वहाँ के जो रिसोर्सेस है उनका एक्सप्लॉयटेशन करना बाय द कॉलोनाइजर्स। जो कॉलोनाइजर्स है, उपनिवेशक है, उनके द्वारा क्या होता था, तो जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, उनका शोषण किया जाता था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्या करना, जो उन लोगों की पारंपरिक जीवन शैली है उनका विनाश करने का काम ये कॉलोनाइजर्स कर रहे थे। एंड द इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन कल्चरल वैल्यूज, और इसके साथ में क्या करना, तो जो विदेशी सांस्कृतिक मूल्य है उनको थोपा जा रहा था उन इंडिजिनियस लोगों पे, वहाँ के लोकल लोगों पे। ये सब चीज़ें कॉलोनाइजर्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि उनकी इच्छा क्या है, तो उपनिवेशित जो कॉलोनाइज लोग हैं उन तक प्रोग्रेस पहुंचाना है, मगर एक्चुअल में ये सब बुरी चीज़ें वो कर रहे थे, कॉलोनाइजर्स कर रहे थे। ठीक है, आगे क्या दिया, देखो, इट इज़ ट्रू दैट द कॉलोनियल एज ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर। यह सच है कि जो कॉलोनियल एज है, उपनिवेशक काल जो है, उसने दुनिया को एक साथ लाया। ठीक है, ब्रॉट टुगेदर। सो अ रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज एंड टेक्नोलॉजीज, इससे अर्थव्यवस्थाओं में और टेक्नोलॉजी में मीन्स तकनीकों में काफ़ी वृद्धि हुई। अंडरस्टैंड,
बट द बेनिफिट्स वर मोस्टली फॉर द कॉलोनाइजर्स, मगर इसका लाभ अधिकतर किसे हुआ तो कॉलोनाइजर्स लोगों को हुआ, जो उपनिवेशक है उनको इसका फायदा ज्यादा हुआ। मेनी हिस्टोरिकल स्टडीज हैव डॉक्यूमेंटेड द इमेंस हार्डशिप्स दैट द कॉलोनाइज्ड पीपल हैड टू इंड्योर, और कई ऐसे ऐतिहासिक जो अध्ययन हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज, इससे प्रमाणित किया गया है कि जो कॉलोनाइज लोग हैं, उपनिवेशित लोग हैं, उनको अत्यधिक ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, देखो एक कार्टून आपके सामने है, आप देख सकते हैं कार्टून है, और एक अफ्रीका का मैप है जिस पर एक व्यापारी जो है उसने अपने पैर ऐसे फैलाए हुए हैं। ठीक है, आगे कार्टून के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है एक बार देख लीजिएगा। कार्टून फिगर 4.3, अ कार्टून डिपिक्टिंग अ ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट straddling Africa while he holds a telegraph wire. Edward Linley Samborn in पंच मैगजीन लंदन 1892, यहाँ पर ये छपा था मैगजीन में, पंच मैगजीन में लंदन में। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो एक ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट है, मैग्नेट मीन्स रिच पर्सन, एक ब्रिटिश व्यापारी, साम्राज्यवादी व्यापारी, उसने क्या किया तो अपने पैर पसारे हैं। स्ट्रैडलिंग मीन्स पैर फैलाकर खड़े होना। अफ्रीका में उसने अपने क्या किए तो पैर उसने फैलाए हुए हैं। ठीक है, और उसके हाथ में क्या है तो ही होल्ड्स अ टेलीग्राफ वायर, उसके हाथ में उसने टेलीग्राफ तार पकड़े हुए हैं। ऐसा एक कार्टून छपा था किसमें तो लंदन में 1892 को पंच मैगजीन में। ठीक है, एडवर्ड लिनले सैम्बोर्स ने ये छापा था। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या दिया, देखो एक्सप्लोर करना है आपको इसके बारे में कि ये जो कुछ चीज़ें दिखाई दी है यहाँ पे कार्टून में 4.3 में क्या व्यक्त करने की कोशिश ये कर रहा है, ये आपको बताना है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो टेलीग्राफ है विच परमिटेड इंस्टेंट कम्युनिकेशन, जिससे क्या होता, जिससे तुरंत बात होती थी, दूरसंचार का एक साधन था, ये संचार की अनुमति दी जाती थी इससे फॉर द फर्स्ट टाइम, वॉज देन अ रिसेंट इन्वेंशन। ठीक है, उस समय का ये हाल ही का आविष्कार हुआ था इसका टेलीग्राफ का, और उसे वहाँ दिखाया गया है। अलग अलग एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं इसमें एक्सप्लेन करने का काम उसको आपको करना है इससे, इस कार्टून को देखकर। आगे दिया है देखो, इन मेनी ऑफ द कॉलोनाइज रीजन्स, कई जो कॉलोनाइज रीजन्स है, उपनिवेशित क्षेत्र है, उनमें रेसिस्टेंस बिल्ड अप अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स, उसमें क्या हो गया तो कॉलोनाइजर जो है उपनिवेशक, उनके खिलाफ क्या हो गया तो रेसिस्टेंस बढ़ गया, मीन्स प्रतिरोध बढ़ गया। द फेनोमेनन ऑफ कॉलोनियलिज्म डिक्लाइन इन द मिड 20th सेंचुरी, अब ये जो उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म, इसकी घटना जो है 20th सेंचुरी के स्पेसिफिकली मिड 20th सेंचुरी में ये क्या होने लगी तो घटने लगी, कॉलोनियलिज्म घटने लगा मिड 20th सेंचुरी में, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, और विशेष रूप से कब जो वर्ल्ड वॉर II हुआ उसके बाद में। मेनी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रैपिड वर्ल्ड वाइड डीकॉलोनाइजेशन, और कई कारणों से बहुत तेजी से क्या हो गया तो डीकॉलोनाइजेशन शुरू हो गया, रैपिड वर्ल्ड वाइड डीकॉलोनाइजेशन वहाँ पर हुआ। ठीक है, उपनिवेशवाद का अंत वहाँ से शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर II के बाद में, विथ मोस्ट कॉलोनाइज कंट्रीज अटेनिंग इंडिपेंडेंस, और अधिकांश ऐसी जो कॉलोनाइज कंट्री है वो देश क्या हो गए तो उन्होंने स्वतंत्रता मिल गई, उन्हें स्वतंत्रता को प्राप्त किया। Here, however, we will focus on the special case of India, और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, विशेष रूप से भारत के मामले पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ओके, आई होप आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यूरोपियंस इन इंडिया ये हम क्या करेंगे तो सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, देखते रहिए अपना सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।